लगभग पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोगों के पास आज पर्याप्त पानी है। 80s के बाद एक ऐसा दौर आया जब बहुत तेजी से हमारे देश में ट्यूबवेल ड्रिल होने लगे, और जब ट्यूबवेल तेजी से ड्रिल होने लगे तो वाटर लेवल हमारा नीचे जाने लगा। अगर मटके में पानी है तो सुबह आप लेंगे तो हाथ आपका ऐसे जाएगा, दोपहर में ऐसे जाएगा और शाम तक ऐसे जाएगा। और ग्लोबल वार्मिंग को भी एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन इश्यूज पर काम करें, पानी पर काम करें, हरियाली पे काम करें, हम जंगलों को लेकर काम करें। एक किताब अभी जो मैंने लिखी है, कहाँ गया पानी, वो मैंने यूथ को ध्यान में रख के लिखी। ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ सहमत हूँ। Hello everyone, welcome to this new episode of Prestige Presents The Honest Frame Looking Beyond the Lens. मैं हूं कनक चावला और आप देख रहे हैं प्रेस्टीज मीडिया पॉडकास्ट। आज के इस पॉडकास्ट एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जिन्होंने पिछले 35 वर्षों से वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हाइड्रोजियोलॉजिस्ट, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन और विभावरी एनजीओ के डायरेक्टर डॉक्टर सुनील चतुर्वेदी सर का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर, इस एपिसोड के शुरुआत में सबसे पहला मेरा आपसे क्वेश्चन है कि जैसे हम वाटर कंजर्वेशन के सेक्टर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका वाटर क्राइसिस जो अभी करंटली प्रेजेंट स्टेटस में चल रहा है, आपका उसको लेकर क्या ओपिनियन है? अगर हम ये बात करें कि इस समय ग्लोबल लेवल पर अगर हम देखें तो वाटर स्कैरसिटी की हम दौर से गुजर रहे हैं। जी सर। ग्लोबल वार्मिंग के कारण भी इसका इम्पैक्ट आया है। और अगर थोड़ा हम स्टैटिस्टिक्स की बात करेंगे तो लगभग पूरी दुनिया में 2 अरब से ज्यादा लोगों के पास आज पर्याप्त पानी नहीं है। और इंडिया की अगर हम बात करें तो जो वाटर स्कैर्स कंट्री है, 25 वाटर स्कैर्स कंट्री में अगर हम बात करेंगे तो इंडिया अंडर 25 वाटर स्कैर्स कंट्री में आता है। यानी कि इसका मतलब है कि कुल मिला के हम एक गहरे वाटर स्कैरसिटी के जोन से गुजर रहे हैं। हालत यहाँ तक हो गए, मैं ये भी कहना चाहूंगा कि हमारे कुछ स्टेट और बहुत सारी मेट्रो सिटीज लगभग वाटर बैंकरप्सी के दौर में जा चुकी है। वाटर बैंकरप्सी में क्यों कह रहा हूँ? इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे हम बैंक में जितना हमारे पास होता है वहां पर डिपॉजिट, उससे हम ज्यादा निकाल लेते हैं, ओवरड्राफ्ट भी कर लेते हैं। देन बैंक हमको लास्टली अगर हम कुछ उसमें डालते नहीं है तो बैंक हमको बैंकरप्ट डिक्लेयर कर देते हैं। तो सेम सिचुएशन यहाँ पे बन रही है कि हम लगातार ग्राउंड वाटर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, लगातार निकाल रहे हैं और डाल नहीं रहे, पानी नीचे नहीं जा रहा। बहुत कम स्थितियां बदल गई हैं, तो ऐसे में नीचे ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है, बट ऐसा नहीं है कि अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हम कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से हम इस सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। जी सर, जैसा आपने ये बताया कि हम लोग इस सिचुएशन में अभी बुरी तरह से फंस चुके हैं और हम इसका कहीं ना कहीं सोल्यूशन निकाल भी सकते हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आपके 35 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस से ये सिचुएशन को कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसकी वजह से ये सिचुएशन पे हम आज पहुंचे हैं इंडिया में? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि हमें एनवायरनमेंट को लेके, पानी को लेके, सॉइल को लेके, जंगल को लेके, ये सब इंटरकनेक्टेड है। आप अलग अलग कंपार्टमेंट में नहीं देख सकते। पानी को आप अलग देखेंगे, पेड़ को अलग देखेंगे, सॉइल को अलग देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। एनवायरनमेंट को अलग देखेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। ये सब एक के साथ एक इंटरलिंक है। तो आप ये देखिए कि 1960 के बाद हमने पर्यावरण को लेकर बात करना शुरू की। 1973 में पहला सम्मेलन हुआ और चिंता प्रकट की गई। तो इसका मतलब है उसके पहले सब कुछ ठीक ठाक था। लेकिन 1973 के बाद खास करके पानी को लेकर एक सिनेरियो बहुत नीचे की तरफ हमारा जाने लगा। उसका सबसे बड़ा कारण था कि अगर हम ट्रेडिशनली अगर देखें तो आजादी के समय हमारे पास इस देश में लगभग 30 लाख सरफेस वाटर बॉडी थी। 30 लाख सरफेस वाटर बॉडी का मतलब था कि हमारा समाज उसी से वाटर मैनेजमेंट करता था, उसकी जितनी खेती की जरूरत थी, जितनी डोमेस्टिक की जरूरत थी। लेकिन आज CWC का ही आंकड़ा ये कहता है कि 10 लाख सरफेस वाटर बॉडी भी हमारे पास नहीं है। और हमारी डिपेंडेंसी कहाँ चली गई? एक तो डिमांड हमारी बढ़ी, हमारी वाटर बॉडीज कम हो गई, तो नेचुरली हम शिफ्ट हुए ग्राउंड वाटर की तरफ। और
80s के बाद एक ऐसा दौर आया जब बहुत तेजी से हमारे देश में ट्यूबवेल ड्रिल होने लगे, और जब ट्यूबवेल तेजी से ड्रिल होने लगे तो वाटर लेवल हमारा नीचे जाने लगा कि अगर मटके में पानी है तो सुबह आप लेंगे तो हाथ आपका ऐसे जाएगा, दोपहर में ऐसे जाएगा और शाम तक ऐसे जाएगा। तो सेम हम उस सिचुएशन में पहुंच गए अब शाम वाली, कि अब हम बहुत नीचे से पानी को निकाल रहे हैं। जी सर, जैसे आपने बात की ग्राउंड वाटर की, तो इसी से जुड़ा मेरा एक और सवाल है कि जब हम ग्राउंड वाटर की बात करते हैं तो हम ऐसा ऑडियंस या स्टूडेंट्स को ऐसे कौन से स्टेप्स या कुछ बता सकते हैं जिससे वो ग्राउंड वाटर को मैनेज अच्छे से कर पाए और उसका इस्तेमाल भी सही ढंग से करें? देखिए, 2-3 चीजें हैं कि जो जिस ड्रॉट की स्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें 3 काम बड़े महत्वपूर्ण हैं। एक तो ये है कि ये एक किस्म से कहिए कि वाटर स्कैर्सिटी हम बोलते हैं। मैं थोड़ा सा इसमें कंट्रास्ट बात करना चाहता हूँ कि ये वाटर स्कैर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है। जिस प्रॉब्लम को हम वाटर स्कैर्सिटी कह के एड्रेस कर रहे हैं, बेसिकली वो मिसमैनेजमेंट है। क्योंकि हमारे पास अगर आप देखेंगे तो जितना रेन वाटर है, लगभग हमारे पास एक साल में हमारी कंट्री में 4000 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रेंस के थ्रू आता है, लेकिन वो हमारा बह के चला जाता है। उसके कई कारण हैं, जिनमें से वो बह के चला जाता है, वो पानी ग्राउंड वाटर में तक पहुंच नहीं पाता क्योंकि बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन तेजी से हो रहा है और हम कंक्रीट पैदा कर रहे हैं, खुली जगह खत्म हो रही है। तो जो उसका एक नेचुरल रेट था ग्राउंड वाटर तक जाने का, रेन वाटर का 6%, वो अब घट के 2 भी नहीं बचा। यानी कि जहां पहले 100 लीटर से 6 लीटर पानी नीचे जाता था, अब वो 2 लीटर भी नहीं जा रहा, और हम निकाल रहे हैं 100 लीटर। तो ये एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया। तो यदि हम मैनेजमेंट सही कर लें तो स्कैर्सिटी हम मैनेज कर पाएंगे। जी। अब इसमें एक तो ये हो गया कि हम जो रन ऑफ है, जो रेंस आ रही हैं, उसके पानी को हम कंजर्व करें। एक सेकंड स्टेप ये है कि हमारे घरों से जितना ग्रे वाटर निकल रहा है, लाइकवाइज अगर आप आरओ की बात करेंगे तो 20 लीटर पानी आप लेते हैं, 40 लीटर पानी आप, तो उसको भी हमको मैनेज करना पड़ेगा। और थर्ड, हमको ये देखना पड़ेगा जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, यानी कि आपको जितना पानी जिस काम के लिए जरूरत है आप उतना ही पानी यूज करिए, उसको वेस्ट मत करिए। तो 3 स्टेप में हम आगे बात करेंगे कि तीनों स्टेप में क्या क्या हो सकता है। तो ये 3 स्टेप पे हमको काम करना पड़ेगा, और खास करके स्टूडेंट्स जो है बड़ा काम ये कर सकते हैं अवेयरनेस का, कि लोगों को बताएं कि ग्रे वाटर को कैसे रीयूज करना है, वाटर कंजर्वेशन कैसे करना है। थर्ड, वो लोगों को अवेयर कर सकते हैं कि पानी वेस्ट मत करिए। ठीक सर, जैसे आपने बात की कि हमारा जो यूथ है ना, आजकल ऐसा कई बार होता है कि यूथ जो इंटरनेट पे देखता है या जो सरफेस लेवल बातें सुनता है उस पे वो बहुत फर्मली बिलीव कर सकते हैं। तो आपके अकॉर्डिंग अभी करंटली हमारे यूथ में ऐसे पानी को लेकर क्या मिसकंसेप्शंस राइज हुए हैं जिससे प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, या अगर हम उसको अभी हम एड्रेस कर दे तो उसके सोल्यूशंस हम काफी जल्दी निकाल सकते हैं? ये मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपके साथ सहमत नहीं हूँ कि यूथ के साथ हमारा एक प्रोग्राम चलता है वाटर लिटरेसी कैंपेन, जिसमें हम यूथ को एड्रेस करते हैं, और अभी तक मैं लगभग 80,000 से ज्यादा यूथ के साथ बैठ चुका हूँ, उनके साथ एड्रेस कर चुका हूँ। यूथ बहुत सेंसिटिव है इन कंपैरिजन ऑफ हमारी जैसी उम्र के लोगों। मैं देखता हूँ कि यूथ बहुत सेंसिटाइज होता है, बहुत चीजों को लेकर उसकी एक समझ है, ग्लोबल वार्मिंग को लेकर उसकी एक समझ है, वाटर स्कैर्सिटी को लेकर उसकी एक समझ है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम उसे राइट डायरेक्शन में नो हाउ बताएं, और वो बताने के लिए प्लेटफॉर्म बहुत कम है कि वो करना चाहता है, लेकिन क्या करें। आपने देखा, अभी यूथ की ताकत को हम देख चुके हैं, पूरा देश इस समय यूथ की ताकत को देख रहा है कि यूथ ने सब हिला दी। तो उस यूथ की एनर्जी को आप कैसे यूज करेंगे, उसको कैसे आप चैनलाइज करें, और कैसे आप उसको एजुकेट करें। तो वाटर लिटरेसी का मकसद यही है कि हम यूथ को एजुकेट करें कि पानी क्या है, वाटर स्कैर्सिटी क्यों है, कितनी है, फ्यूचर में इसका क्या सिनेरियो क्रिएट होने वाला है, इसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं, क्या क्या स्टेप हमको उठाने होंगे। अगर हम इतनी बात यूथ के साथ करते हैं तो वो फिर सेम
बदल देगा। जी, ओके। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा यह रहेगा आपसे कि जैसे हम वाटर कंजर्वेशन की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें एनवायरनमेंट अपने आप ही नेचुरली इंक्लूड हो सकता है। तो अगर हम दोनों फैक्टर्स को साथ में ले चलें तो वाटर कंजर्वेशन और एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी का आपस में क्या कनेक्शन और इंटरकनेक्शन है, वो आप प्लीज हमारे ऑडियंस को बताइए। देखिए, मैंने ये कहा कि आप इन्वायरमेंट, वाटर, सॉइल, जंगल, इन सबको अलग करके नहीं देख सकते। ओके। ये सब एक साथ जुड़े हैं। जी। एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जब बारिश का पानी तेजी से बह के जाता है, रन ऑफ, जी। तो मिट्टी को बहा के साथ ले जाता है, यानी कि हमारा सॉइल इरोजन हो रहा है। और सॉइल इरोजन का हालत ये है कि मध्य प्रदेश में लगभग 59% एरिया ऐसा है जहाँ सॉइल इरोड हो रही है। सॉइल इरोड होने का मतलब है कि आपका फर्टिलिटी पे इम्पेक्ट आना। जी। फर्टिलिटी पे इम्पेक्ट आने का मतलब है कि प्रोडक्शन कम होना। जी। तो आपको एक्सिस फर्टिलाइजर और सब यूज करना। लाइकवाइज, अगर पेड़ है तो मिट्टी का कटाव कम है। जी। जंगल कट गए हैं, वहां मिट्टी का, एक तो पानी का बहाव बढ़ गया जी। और मिट्टी का कटाव बढ़ गया। तो ये सब इंटरकनेक्टेड है। जी। जब आप पानी के लिए काम करते हैं तो आप प्लांट्स के लिए भी काम करते हैं, प्लांट्स की भी बात करते हैं। जब प्लांट्स की बात करते हैं, पानी की बात करते हैं, कंजर्व करते हैं, तो ऑटोमेटिक हमारा सॉइल भी कंजर्व होता है। सॉइल कंजर्व होता है, हमारे प्लांट्स होते हैं, हमारे जंगल डेवलप होते हैं। तो कुल मिला के एक इन्वायरमेंट में एक पॉजिटिव सिचुएशंस इम्पैक्ट होता है। और ग्लोबल वार्मिंग को भी एड्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इन इश्यूज पर काम करें, पानी पर काम करें, हरियाली पे काम करें, हम जंगलों को लेकर काम करें, हम मिट्टी को बचाने को। अभी कोई बात नहीं करता है मिट्टी की, अभी सिर्फ पानी पे लोग बात कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहे हैं। लेकिन बड़ा इश्यू है मिट्टी का, कि जो मिट्टी इरोड होके हमारी बह के जाए। तो ये एक नया चैलेंज है। सर, ये जैसा आपने बताया कि हम लोग सारे फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इंटरकनेक्ट होते हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो विद टाइम हमने देखा है कि इवोल्यूशन जैसे-जैसे आगे हुआ है, टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी बड़ा रोल रहा है हर एक सेक्टर में। तो वाटर कंजर्वेशन हो गया या एनवायरनमेंट सस्टेनेबिलिटी हो गई या कोई भी ऐसा फैक्टर जो है, उसमें टेक्नोलॉजी को हम कैसे इंक्लूड करते हुए ये सारे फैक्टर्स को सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। पहले क्या होता था कि आपको अगर वाटर को रिचार्ज करना है तो आपको पता नहीं एक्वीफर कहाँ है। खास करके हम जिस जगह पर बैठे हैं, ये पूरा डेक्कन प्लेटू है, और ये डेक्कन प्लेटू का जो सीन है, इसमें इग्नियस रॉक्स हैं, जिसके कारण कि आपको पता नहीं कि कहाँ फ्रैक्चर जोन है, कहाँ एक्वीफर है। तो सैटेलाइट इमेज से हमारे यहाँ जो मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, उन्होंने एक बड़ा काम किया। उनने हर जिले का उस तरह के एक्वीफर मैपिंग की है, उनने लिनियामेंट मार्क किए हैं टेक्निकली। यहाँ बैठ के आप तय कर सकते हैं कि कहाँ हमको रिचार्जिंग करना पड़ेगा, कहाँ हम पानी को जमीन में भेजें जिससे ज्यादा हमको रिजल्ट ज्यादा पॉजिटिव मिले। तो ये टेक्नोलॉजी का यूज बड़ा है और टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए, और साइंटिफिक मैनर में हमको। अभी ये सवाल तुमने पूछ के बहुत अच्छा किया, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या हो गई कि अभी वाटर कंजर्वेशन को लोगों ने थंब रूल मान लिया कि हर तीसरा आदमी एक्सपर्ट है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वाटर कंजर्वेशन। तो जियोलॉजी जब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, तब डेफिनेटली वहां पर एक टेक्नोलॉजी भी इंसर्ट होगी कि कहाँ करें, कहाँ नहीं करें, कहाँ कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होगी, क्या खतरे हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि ऐसा नहीं है कि आप हर जगह का पानी जमीन में उतार देंगे तो वहां बड़े खतरे हैं। तो वाटर क्वालिटी भी एक इशू है, और देश में इस समय 70% पानी, ये नीति आयोग की रिपोर्ट कह रही है कि आपका पानी अप टू द मार्क नहीं है। और अगर दुनिया की हम बात करें तो ग्लोबल वाटर क्वालिटी इंडेक्स में 122 देशों में से हमारी स्थिति 120वें नंबर पे, यानी कि वाटर क्वालिटी हमारे पास एक बड़ा चैलेंज। और भागीरथपुरा कांड उसका उदाहरण है। जी बिल्कुल। तो गलत टेक्नोलॉजी का यूज किए करके थंब रूल से अगर वाटर कंजर्वेशन करेंगे तो हम ग्राउंड वाटर को पॉल्यूट भी कर सकते हैं। तो अलर्ट होना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी को साथ में जोड़ना बहुत जरूरी है, और स्पेसिफिक रीजन स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी है, टेक्निक्स हैं, उन टेक्निक्स का उपयोग करना पड़ेगा। यानी सर हमें, मतलब हमारे पास सॉल्यूशंस तो बहुत है, लेकिन उसको सही डायरेक्शन
इम्प्लीमेंटेशन करना बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप एक ऑथर भी हैं और आपने कई बुक्स लिखी भी हैं और पानी के बारे में भी आपने बहुत सारी बुक्स पे अपना रिसर्च करके उसे पब्लिश किया है। और आपकी मैंने सुना है एक नई बुक आने वाली है, कहाँ गया पानी, तो आप उसके बारे में अगर थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताना चाहें तो। देखिए, जैसे मैंने कहा कि आज की सबसे बड़ी जरूरत है लोगों को एजुकेट करने की, कि हम वाटर लिटरेसी का कैंपेन है। 1909 में मैंने पहली किताब लिखी थी, पानी दे गुड़धानी दे। बेसिकली साइंस की बहुत सारी टर्मिनोलॉजी इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आम आदमी उसको नहीं समझ पाता। तो मैंने ये काम किया कि उसको मैंने बहुत सामान्य आम आदमी की भाषा में उस साइंस को कन्वर्ट किया। तो पहली किताब मेरी आई थी पानी को लेके 1999 में, पानी दे गुड़धानी दे, और उसको एक नेशनल अवार्ड भी मिला 2000 में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से। फिर मैंने बीच में बहुत सारी किताब पानी को लेके लिखी, रुको बूंद है, और भी बूंदों की मनोहार है, इस तरह की बहुत सारी किताबें। और एक किताब अभी जो मैंने लिखी है, कहाँ गया पानी, वो मैंने यूथ को ध्यान में रख के लिखी है। और उसमें जो जो बात मैं आपको कह रहा था कि यूथ को एजुकेट करना बहुत जरूरी है, तो वो सारे विषयों को मैंने उसमें समेटा है कि एक यूथ को जो 9th क्लास से लेके, अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक का स्टूडेंट है, 16 साल से लेके 20-22 साल तक का स्टूडेंट है, तो पानी के बारे में उसको कितना जानना चाहिए, ताकि वो एक पानी के काम के लिए एम्बेसडर बन सके, जो लोगों को मोटिवेट कर सके, लोगों को गाइड कर सके, उस लेवल तक का उसमें मैंने टेक्नोलॉजी भी, टेक्निक भी, और बहुत सारे कैलकुलेशंस भी, बहुत आसान तरीके से कि वो कैलकुलेट कर सकता है कि अगर जैसे आपका प्रेस्टीज का छत है, तो एक रेनी सीजन में इसमें कितना पानी आता है, आपको पता है? नहीं पता। तो वो सारा टेक्निक है कि आप पता कर सकते हैं, कि आप वॉल्यूम निकाल के पता कर सकते हैं कि इतनी बड़ी छत है, इतनी एवरेज रेनफॉल है, तो इतना पानी हमारी छत पे से आके ड्रेन हो जाता है। यानी मतलब फैक्ट्स के साथ उस बुक में हमें सॉल्यूशंस भी मिल जाते हैं कि कैसे कहीं पे भी इम्प्लीमेंट। वो जो मैंने 3 बात कही, ग्रे वाटर रीयूज, आपका जुडिशियस यूज ऑफ वाटर, वो सभी उसमें आ गया, मेंशन्ड है। जी सर, एपिसोड के अंत की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इसी के साथ मेरा आपसे एक आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी जो यंगस्टर्स है ना, वो बहुत जल्दी शॉर्ट टर्म गोल्स तो सेट कर लेते हैं, लेकिन उन शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म गोल्स में इम्प्लीमेंट करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अपनी लाइफ में रिसर्च को इम्पोर्टेंस देते हुए वो ऐसे शॉर्ट टर्म गोल्स को लॉन्ग टर्म तक कैसे मेंटेन कर सकते हैं, ये आप एक मैसेज दे दीजिए। इसमें बहुत सीधी सी बात है कि सबसे पहले हमको ये जानना होता है कि हम क्या करना चाहते हैं, अल्टीमेट हमारा गोल क्या है लाइफ में, हम कहाँ जाना चाहते हैं। देन फिर हमको बहुत छोटे छोटे अपने गोल बनाने पड़ते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप 10 फीट की ऊंचाई एक सीढ़ी में चढ़ते हैं, आप उसके लिए 20 स्टेप्स आपकी होती हैं, तो एक एक स्टेप चढ़ के आप 15 फीट ऊपर आते हैं, 10 फीट ऊपर आते हैं। तो एग्जैक्टली वो जो छोटे छोटे गोल हैं वो आप डिसाइड करिए, लेकिन पहला है कि आप अपनी लाइफ में कहाँ जाना चाहते हैं, जहां जाना चाहते हैं वो आप तय करिए। फिर उसको वहां तक पहुंचने के लिए क्या रास्ते होंगे, कितने स्टेप्स लेने होंगे, कैसे कैसे लेने होंगे, तब आप वहां पहुंच सकेंगे। सर, पूरी प्रेस्टीज मीडिया की टीम से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो एक्सपीरियंस था, आपकी जो इन्फॉर्मेशन थी रिगार्डिंग वाटर कंजर्वेशन, ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, हमारे यूथ को, हमारे स्टूडेंट्स और होपफुली हमारे व्यूवर्स को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देगी और साथ ही साथ एनवायरनमेंट के प्रति, पानी के प्रति जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसके लिए भी अवेयर करेगी। सो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस पॉडकास्ट में आने के लिए। थैंक यू सो मच।